हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोम्स केमिस्ट्री। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो आप सबको पता ही होगा ये आपको कहाँ पे मिलता है, क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, है ना। उसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है ये। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हम अप्रोच करते हैं। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम हो या कोई भी टॉपिक हो आपके केमिस्ट्री में या आपके एंटायर साइंस में इन जनरल, आपको क्या करना चाहिए, पढ़ने से पहले आपको सवाल पूछना चाहिए कि क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत क्या है हमें इसको पढ़ने की। तो हम क्या कर रहे थे, हम एटम्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि एटम कैसे दिखता होगा, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म्स चल रही होंगी, कैसे पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो उस प्रयास में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर हम पहुंचे रदरफोर्ड मॉडल में। तो इससे पहले जो मॉडल था वो कौन सा था, रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या बोलता है, रदरफोर्ड मॉडल बहुत ही सिंपल बात करता है कि देखो बीच में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मास डेंसिटी बहुत हाई, मतलब क्या, मतलब बीच में सारा मास जमा हुआ है और आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है जो कि बहुत पतला है, ठीक है। तो सही बात है, ठीक है। इसमें तो प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें इसमें देखो पहला प्रॉब्लम मैं बताता हूं। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ये आपको पता है, और ये यहाँ पे क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जब भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे तो उसका क्या है, कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे 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 करके। तो कॉन्स्टेंटली अगर किसी चीज का वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मतलब क्या हुआ, वो एक्सिलरेटिंग पार्टिकल है। और एक्सिलरेटिंग पार्टिकल अगर चार्ज हो तो वो कॉन्स्टेंटली क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता है। और अगर कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करता रहे तो उसको एनर्जी कॉन्स्टेंटली लूज करना चाहिए, और तब ये सर्कुलर पाथ में फिक्स नहीं रह पाएगा। वो कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करते करते ऐसे घूम घूम के न्यूक्लियस में जाके उसको कोलैप्स कर जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे वाकई में होता है? अगर ऐसा वाकई में होता तो हम लोग ही नहीं बने होते, क्योंकि हम सब भी किससे बने हैं, हम सब तो एटम से ही बने हैं। सब कुछ, ये बोर्ड, ये मेरे पास मरकर है, सब कुछ किससे बना, एटम से बना है। तो ये तो नहीं होता है। तो ये क्यों नहीं होता, ये आपका रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। दूसरी बात, आपने क्लास 9th या 10th में स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, किसी भी चीज से व्हाइट लाइट पास करो फिर प्रिज्म के थ्रू, वो स्प्लिट हो जाता है 7 कलर में। वो 7 कलर आपने पढ़ा होगा, है ना। रेनबो का जो होता है, रेनबो भी सेम फिनोमेना पे ही है, ठीक है। VIBGYOR पढ़ा होगा आपने, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, है ना। तो उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं कि बैंड ऑफ 7 कलर्स, है ना, वो हम बोलते थे, जो जो व्हाइट लाइट को स्प्लिट करके बनता है। तो हमने क्या किया, हमने कैसे भी करके एक कंटेनर में, ग्लास के कंटेनर में बाहर से लगा दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, हाइड्रोजन गैस भर दिया इसमें, और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो टूट जाएगा, टूट के वो हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम में हमने क्या किया, लाइट डाल दिया। लाइट डालने के बाद हमने इसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना मिलके हमें ऐसे लाइंस देखने को मिली, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेनबो की तरह कुछ आएगा, कलर्स आएंगे एक के बाद एक, बिल्कुल ऐसे मतलब मिक्स किए हुए हैं। ऐसा नहीं आया, ऐसे हमें डिस्क्रीट लाइंस देखने को मिली। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, ठीक है, ऐसे अलग अलग। बाकी पूरा ब्लैक स्क्रीन है, उसमें 4 कलर के बस लाइन है 4। तो ऐसा क्यों हुआ, ये भी आपका रदरफोर्ड मॉडल नहीं बता पाएगा। तो ये सब बाद में आया, रदरफोर्ड मॉडल के बाद ये सब हमें पता लगा। तो फिर हमने बोला देखो भैया, इसमें तो थोड़ा प्रॉब्लम है, हमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद अलग अलग डेवलपमेंट्स हुई, जिसके बाद नील्स बोर ने अपना मॉडल दिया। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है नील्स बोर का मॉडल। तो देखो पोस्टुलेट वगैरह तो तुम्हें बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। पोस्टुलेट मैं नहीं पढ़ा रहा है कि यहाँ पहला पोस्टुलेट ये है, दूसरा पोस्टुलेट ये है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों को समझो अच्छे से। अच्छे से आप चीजों को समझोगे ना, खुद के भाषा में लिख दोगे, आप किताब से भी बेटर लिख दोगे, ठीक है। तो वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बोर्स मॉडल में ये बात तो बिल्कुल सही था कि हाँ बीच में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज, हाई मास, और आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें उन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम तो रहा है, लेकिन वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है। ये फिक्स्ड शब्द रदरफोर्ड ने यूज नहीं किया था। रदरफोर्ड ने बोला था कि आसपास ऑर्बिट में घूम रहा है।
बोर ने बोला कि ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है और इन ऑर्बिट्स में एनर्जी फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो बोर्स ने स्पेसिफाई कर दिया कि वो इस पाथवे पे घूम सकता है, इस पाथवे पे घूम सकता है, इस पाथवे पे घूम सकता है। ठीक है, और ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 3 है, चलता रहता है ऐसा करके, डॉट डॉट दिखा दिया मैंने। तो उन्होंने बोला कि इन्हीं पाथ्स पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है और इन पाथ्स पे एनर्जी फिक्स होता है। तो इस कारण से आपका जो पहला था ड्रॉबैक कि उसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी लूज करके घूम घूम के न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर देना चाहिए, वो गलत हो गया। क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि देखो इनमें घूमेगा और इनमें एनर्जी फिक्स रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर नहीं घूम सकता, इधर नहीं घूम सकता, इधर नहीं घूम सकता, इधर नहीं घूम सकता, वो सिर्फ इन्हीं स्पेसिफिक ऑर्बिट्स पे घूम सकता है। ठीक है, जिनको उसने नया नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है, वैसे इनको शेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो स्टेशनरी क्यों? क्योंकि इनमें एनर्जी फिक्स है। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली कांस्टेंट वेलोसिटी से वो रोटेट कर रहा है। वैसे कांस्टेंट वेलोसिटी तो रदरफोर्ड में भी था, लेकिन एनर्जी फिक्स है इसमें। ठीक है, तो ये है आपका पहला पोस्टुलेट, आप बोल सकते हो। लेकिन पहली बात तो ये है, तो जिससे देखो पहला जो हमारा ड्रॉबैक था रदरफोर्ड मॉडल का, वो डिस्कार्ड हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये स्टेशनरी है? क्योंकि देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां पे रहे और जब तक कोई बाहर से छेड़छाड़ ना करे कुछ, वो इलेक्ट्रॉन जीवन भर यही रहेगा, कभी भी स्पाइरल करके अंदर नहीं जाएगा, कभी बाहर नहीं जाएगा, हमेशा वो इसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है, अभी मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को पोज देता हूं, क्योंकि बोर्स जो आपका मॉडल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? वो मेनली एप्लीकेबल है फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वैसे तो उन्होंने नहीं बनाया था ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब हम मल्टीपल इलेक्ट्रॉन देखते हैं। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम वन इलेक्ट्रॉन का ही देखते हैं। और वो मेनली एक्सपेरिमेंट जो थे वो किसके ऊपर किया गया था? हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन क्या है? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो पहला तो हम चीज समझ गए। अब दूसरी चीज, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा कुछ देखते हैं। तो चलो देखो, एनर्जी इनमें फिक्स है। ठीक है, एनर्जी इनमें फिक्स है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस ऑर्बिट में जितना एनर्जी है इसमें भी इतना एनर्जी है, इसमें भी इतना एनर्जी है, ऐसी कोई बात नहीं। सब में एनर्जी अलग है, लेकिन अपने अपने में उनका एनर्जी फिक्स रहता है। और एनर्जी का आपको पता है, बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके एनर्जी का आपको पता है कि एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा कुछ आता है -13.6 Z²/L²। ठीक है, अगर हाइड्रोजन के लिए बात करो आप, तो Z² तो फिक्स है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो देखो n अगर अलग अलग हम करेंगे, n क्या है मैं बताना भूल गया। देखो अंदर से लेके ऑर्बिट्स को ऐसे नाम दिया गया कि n=1 इसको बोल दिया, n=2 इसको बोल दिया, n=3 इसको बोल दिया, ऐसे चलता गया। इसी को आप बचपन में बुलाते थे, n=1 को बुलाते थे k शेल, n=2 को आप बुलाते थे l शेल, n=3 को आप बुलाते थे m शेल, ऐसे करके चलता रहता है। ठीक है, तो ये देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के, मतलब स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जितना मैं n को बढ़ाऊंगा, मतलब जितना मैं अंदर से बाहर जाऊंगा, देखो 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, ऐसे करके बढ़ता रहेगा, उतना क्या मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी बढ़ेगा। अरे सर एनर्जी बढ़ेगा कैसे? एनर्जी तो घटना चाहिए। अरे तुम एक चीज मिस कर रहे हो, यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 1 डालूं और उसके बाद अगर 2 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, और छोटी क्वांटिटी से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो निगेटिव में छोटा होगा, मतलब पॉजिटिव में बड़ा होगा। आप समझ नहीं पा रहे? देखो मैं बोलता हूँ -13.6, 1 तो चलो फिक्स है, नीचे भी 1 है, तो इसका आंसर आएगा -13.6। लेकिन दूसरे ऑर्बिट में देखेंगे तो क्या आएगा? -13.6 1²/2² जो कि है 4। तो देखो दूसरे का क्या आ रहा है? -13.6/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है, -3.4। अब बताओ -13.6 बड़ा है या -3.4 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है, -3.4 बड़ा है। ठीक है, तो जितना आप बाहर जाओगे एनर्जी उतना बढ़ता रहेगा। ठीक है, और ये ऑब्वियस सी बात है। तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ अच्छा कॉलेज चाहिए, उसके बाद एक अच्छी नौकरी चाहिए, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। इलेक्ट्रॉन को वैसे ही जिंदगी में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन खुद क्या है? निगेटिवली चार्ज। उसको जीवन में क्या चाहिए? फिर उसको जीवन में चाहिए पॉजिटिव चार्ज।
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खुश रहेगा या यहाँ पे खुश रहेगा या यहाँ पे खुश रहेगा? ऑब्वियस सी बात है यहीं पे खुश रहेगा ना, क्योंकि काफी पास है वो पॉजिटिव चार्ज के, वो अपने सपने के काफी पास है, उसको जो उसको चाहिए जीवन में, तो यही स्टेबल है। और केमिस्ट्री में एक बात तो चलता ही है कि स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। जितना ज्यादा एनर्जी उतना अनस्टेबल, जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा स्टेबल। आप पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल ले सकते हो फिजिक्स से, ठीक है। ये मार्कर को जितना ऊपर उठा रहा हूं मैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, mgh बढ़ रहा है, लेकिन उतना ही अनस्टेबल हो रहा है कि उधर से अगर गिर गया तो खत्म जीवन। लेकिन अब इसको अगर मिट्टी पर रख दो, लेट्स से ये जमीन है, जमीन पर रख दिया आपने इसको, फिर इसका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो, लेकिन ये हाईली स्टेबल है, ये अभी गिर ही नहीं सकता। मतलब अगर ये जमीन हो तो और गिर ही नहीं सकता, वही वाली बात है। तो ये हमेशा फॉलो होता है, जितना स्टेबल उतना कम एनर्जी, जितना ज्यादा एनर्जी उतना कम स्टेबल, ठीक है। तो हम कहां पे थे? हम थे एनर्जी पे। तो देखो यहाँ पे अलग अलग शेल के अलग अलग एनर्जी होंगे, ये हम इस एक्सप्रेशन को देख के समझ पा रहे हैं। और जितना बाहर जाएंगे उतना ज्यादा एनर्जी होगा, ये भी हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। तो मैं आपको इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि इससे थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी। मैं बिल्कुल सिंपल नंबर्स लेता हूं, ठीक है। लेट्स से मैंने बोल दिया कि अंदर वाले शेल का 5 यूनिट है एनर्जी, 5 यूनिट बोल दिया, ठीक है। जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ नहीं, मैंने बोला 5 यूनिट है, ठीक है। बाय द वे ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, -13.6 वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कमेंट्स में बताना मुझे कि जूल में ये कितना होता है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 10 यूनिट है क्योंकि बढ़ रहा है बाहर जाने से, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 15 यूनिट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट में कहाँ रहेगा? 5 वाले में रहेगा, कम एनर्जी में रहेगा, स्टेबल रहेगा, अपने प्रेम के पास रहेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया? बाहर से डाल दिया लाइट। लाइट खुद क्या होता है? लाइट के पास खुद का एनर्जी होता है, लाइट का एनर्जी तो होता है, आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है खुद लाइट। तो लेट्स से मैंने लाइट डाला, उस लाइट का एनर्जी भी 5 यूनिट है। अब अगर 5 यूनिट का एनर्जी आप बाहर से डालते हो और इस इलेक्ट्रॉन के पास जाता है एनर्जी, ये 5 यूनिट रहेगा क्या? नहीं, ये 5 + 5 10 हो जाएगा। और जब 10 हो जाएगा वो इस स्टेट में नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन जंप करके इस स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। इसीलिए मैंने पहले बार बोला था कि जब तक कोई एक्सटर्नल चीज छेड़खानी ना करे तब तक ये इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में रहता है। लेकिन अगर आपने बाहर से छेड़खानी कर दी, बाहर से एनर्जी डाल दिया, या फिर कैसे भी करके इसने एनर्जी लूज कर दिया, तो ये जंपिंग हो सकता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। बिल्कुल समझ गए? बिल्कुल क्लियर है। स्टेशनरी स्टेट्स तो ये हैं, लेकिन ये जंपिंग कर सकते हैं अगर बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कर दो तो अभी बाहर से एनर्जी प्रोवाइड हो, ये यहाँ पे चला गया, चलो मान लिया अब ये यहाँ पे चला गया। लेकिन इसको जीवन में क्या चाहिए? इसको जीवन में चाहिए स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कैसे कर सकता है वो? फिर से वापस आ जाए अपने जगह पे जहां पे वो स्टेबल था, तो वही करता है। फिर से जब यहाँ पे अंदर आता है ना, तब वो फिर से 10 यूनिट एनर्जी नहीं कंटेन कर सकता, अब उसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, तभी वो स्टेट में आ पाएगा। क्योंकि स्टेट में तो एनर्जी वही रखना पड़ेगा जो पहले से है उसका वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 यूनिट एनर्जी लेके, तो बाकी 5 कहा जाएगा? पहले तो 5 प्रोवाइड हुआ था लाइट से, अभी बाकी 5 कहा जाएगा? यही बाकी 5 को वो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फिर से एमिट करेगा, ठीक है, 5 यूनिट। और इसी का क्या दिखता है आपको? इसी का आपको दिखता है एक लाइन आपके स्पेक्ट्रम में। और ये जरूरी है क्या कि बाहर से लाइट 5 यूनिट वाला ही डालो? आप बाहर से आप 10 यूनिट वाला डाल दो, 10 यूनिट वाला डालोगे तो 5 से 15 वाले में जाएगा, फिर से 15 से जब 5 आएगा तो ये 10 एनर्जी का फिर से 10 यूनिट का फिर से क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालेगा, उससे और एक लाइन आएगा। तो ऐसे करके लाइंस और मिलेंगी हमें, और भी ज्यादा लाइंस होती, लेकिन बाकी लाइंस हमें नहीं दिखती है, क्योंकि आपको पता है कि हम कौन सा लाइट देख पाते हैं? जो विजिबल रेंज में होता है। तो यही विजिबल रेंज में होता है, बाकी कहाँ या तो यूवी रेंज में है या तो आईआर रेंज में, जो आपको नहीं दिखता है आपके नेकेड आईज से। बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्यों लाइन स्पेक्ट्रा दिखाता है? कि बिल्कुल स्पेसिफिक एनर्जी है ना, देखो बिल्कुल स्पेसिफिक एनर्जी है, 10 नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन आप इस एक्सप्रेशन से निकाल तो सकते हो, ठीक है। तो यही हम बाद में करते हैं, है ना, दो स्टेट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस लेके हम इक्वेशन वगैरह करते हैं, जो लोगों को टफ लगता है।
अभी हम इंस्टेंटली इससे इस डायग्राम से सिर्फ एक इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। आप बताना कौन सा इक्वेशन। थोड़ा सा यहाँ पे रब कर देता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट से मैंने बोल दिया कि अंदर वाले का एनर्जी है E1, इसका एनर्जी है E2, इसका एनर्जी है E3, ऐसे करके चल रहे हैं। तो पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं, जब 5 से 10 हुआ था, फिर 10 से 5 हुआ था, ठीक है। तो फाइनल स्टेट का एनर्जी कितना है, मतलब जिसपे वो जंप कर रहा था, 10, ठीक है। तो मैंने E2 का बोल दिया, ठीक है, 10 था, 10 से वो किस में गया, 5 में गया, और उसने रिलीज कितना किया, 5। इसी को हम लिखते हैं E2 बड़े वाले का, E1 छोटे वाले का, और उसने रिलीज कितना किया, 5। अब वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, और उसका क्या हो सकता है, आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पता है, E इक्वल्स टू क्या होता है, h न्यू इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा लिख सकते हो आप। इधर प्लैंक्स कांस्टेंट होता है h, म्यू होता है आपका क्या, आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट, बस इसको आप लिख सकते हो h न्यू। अब इसी को जब आप लिखते हो थोड़ा और खोल के, आपको क्या मिलता है, आपका रिडबर्ग इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। इसी वाले फॉर्मूले से लिखो आप इसको, -13.6 z स्क्वायर, लेट से कांस्टेंट रख दिया हमने हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो 1 इसको छोड़ देते हैं, तो 1 बाई क्या हो जाएगा, E2 के लिए लेट से हमने इसको बोलते हैं N2, N2 स्क्वायर माइनस 1 बाई N1 स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, h न्यू को आप लिख सकते हो hc बाई लैम्डा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इसको लेके आओगे 1 बाई लैम्डा करोगे, फिर ये क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करोगे जूल में, तो फिर अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है, RH, ठीक है। Z को रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता है, मैंने यहाँ पे नहीं लिया हुआ Z को, 1 ले लिया तो छोड़ो, 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको पलटा क्योंकि माइनस है ना, तो पलटना पड़ेगा। 1 बाई लैम्डा इक्वल टू RH इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। इसको आप क्या बोलते हो, रिडबर्ग इक्वेशन। इसमें इसको क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। वही जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, वो रिडबर्ग कांस्टेंट आप बोलते हो उसको। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है RH का, 1.09 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, ठीक है। तो देखो कितना इजी है जब आप चीजों को समझ जाओ, ठीक है। नहीं तो आप रटते रह जाओगे, फिर भूल जाओगे, इधर का उधर कर दोगे, उधर का इधर कर दोगे, ठीक है। बहुत ही इजी चीजें हैं, यही चीजें आपको पोस्टुलेट्स में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो बोर ने यहाँ पे एनर्जी फिक्स कर दिया कि हाँ इसमें एनर्जी ये है, इसमें एनर्जी ये है, इसमें तो रेडियस भी फिक्स करना पड़ेगा, जो कि आप देखते हो बाद में कैलकुलेशन करके, रेडियस भी बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है। रेडियस आपको देखने को मिलता है कि रेडियस ऐसा कुछ आता है, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, ठीक है। और पहला जो ऑर्बिट है वो आपका कितने पे आता है, ऑलमोस्ट 53 पिकोमीटर, ठीक है। 52.9 लिखते हैं पिकोमीटर्स, यहाँ से आता है हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। ऐसे करके आप बाकी के लिए भी निकाल सकते हो, वो मैं नहीं बोल रहा। कि देखो क्या क्या फिक्स कर दिया, एनर्जी फिक्स कर दिया, ठीक है, रेडियस फिक्स कर दिया, तो ऐसे करके ही आपके जो सारे ऑर्बिट्स है उनमें एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो भी फिक्स होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या है सर, हमने लीनियर मोमेंटम तो सुना है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, p से डिनोट करते हैं हम इक्वल्स टू mv। आप रोटेशनल मोशन में बाद में जाके पढ़ोगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ, आई मीन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको mvr से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना बस जान लो अभी। तो ये भी एक पोस्टुलेट में हम पढ़ते हैं कि एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है, और वो कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम विल बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई। h by 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब इंटीजर से इंटू करना पड़ेगा, मतलब वैल्यूज कितनी होती है, यहाँ पे 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, ठीक है। 1 2 3 ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। वही n क्या है आपका, फिर से वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल्स टू 1 2 3 ऐसे बिठाते रहोगे, उसके हिसाब से आपको अलग अलग ऑर्बिट्स में आपको एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं L से, ठीक है। अब ये NH by 2 पाई कहां से आया, उसका भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखो वेव करने, सॉरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव और पार्टिकल डुअलिटी होता है, ये आपने पढ़ा होगा। हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा आपका डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ठीक है। उन सब ने क्या बता दिया कि देखो लाइट तो पार्टिकल नेचर भी दिखाता है और वेव नेचर भी दिखाता है। तो
तो वो कैसा संभव हो सकता है, उसके लिए उन्होंने क्या बोला था, देखो ये जो ऑर्बिट है ना, इसमें ऐसा होना चाहिए कि एक वेव पूरा फिट आ जाए। तो वेव अगर फिट आना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2, ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3 और ये बोलते हैं मैंने 4, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए कि वेव कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसी का डेरिवेशन करके आपको ये मिलता है। कैसे मिलता है, एक सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। सर्कमफरेंस मतलब ये, मतलब इसका लेंथ कितना होता है, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। तो यही इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। अब हमें डी ब्रोगली से क्या पता है, डी ब्रोगली का वेवलेंथ किससे दिया जाता है, लैम्डा इक्वल्स टू h by mv, ठीक है। mv क्या है आपका मोमेंटम, h by mv, 2 पाई r इक्वल्स टू h by mv आता है। इसको अगर आप उस साइड लोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 2 पाई mvr इक्वल्स टू h by 2 पाई, mvr इक्वल्स टू h by 2 पाई। देखो इसी से आता है ये, ठीक है। इसी को आप इंटीग्रल मल्टीपल बोलोगे ताकि अलग अलग के लिए आप अलग अलग फिट कर सको, क्योंकि रेडियस क्या है उसी से बढ़ता रहता है ना, अभी हमने देखा n के हिसाब से बढ़ता रहता है, तो इसलिए mvr इक्वल्स टू h by 2 पाई, उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होकर बढ़ता रहता है, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को जब आप अच्छे इंग्लिश में लिखते हो तो वो हो जाती है पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो जो सब हमने पढ़ा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी व्हिच आर कॉल्ड स्टेशनरी पाथ्स, स्टेशनरी ऑर्बिट्स या स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। The energy of an electron in an orbit doesn't change with time, हमेशा फिक्स रहती है unless कोई बाहर से एनर्जी दे दे। But the electron can move from one level to the other on absorption or emission of energy, ठीक है। अगर कोई बाहर से एनर्जी दे दे या फिर वो कैसे भी करके एनर्जी लूज कर ले कहीं से गेन करके, है ना। The energy difference is emitted in the form of electromagnetic radiation। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, कि एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में जंप करे तो उसको उतना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा जो दोनों स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस है, वही है बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। वही यहाँ पे लिखा हुआ है E2 minus E1 equals to h nu equals to hc by lambda। और ये क्या है, ये आपका जो निकला है रेडिएशन उसका फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, स्पीड है, स्पीड तो चलो फिक्स होता है, और एज भी फिक्स होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना। इसी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा ई लिख सकते हो। डेल्टा मतलब चेंज, ठीक है। The angular momentum of an electron in an allowed orbit, मतलब जो हमने बता दिया n equals to 1 equals to n equals to 3, उसमें अगर हो तो उसका जो angular momentum होगा always will be an integral multiple of h by 2 pi, ठीक है। L से हम डिनोट करते हैं angular momentum को, मैंने बता दिया, equals to mvr, है ना। mv से linear momentum into r कर देना तो angular momentum आ जाएगा, equals to nh by 2 pi, जहाँ पे n क्या होगा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके चलता है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।